नमस्कार। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासकर सजा सुनाने के तरीकों में। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS इस पूरे सिस्टम को कैसे बदल रही है। तो सबसे पहले ना एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, जब कोई जुर्म होता है तो एक जज कैसे फैसला करता है कि सही सजा क्या होनी चाहिए? मतलब एक तरफ तो जुर्म की ग्रेविटी है और दूसरी तरफ अपराधी के अपने हालात। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए ना अब भारत के पास एक नया और पहले से कहीं ज्यादा साफ कानूनी ढांचा है। ये पुराने सिस्टम से एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम कह सकते हैं न्याय की दिशा में एक अहम कदम। देखिए, पहले क्या होता था, पुराने कानून यानी IPC में सजा देने के जो नियम थे वो थोड़े बिखरे हुए थे और काफी कुछ जजों के अपने इंटरप्रिटेशन पर, उनकी अपनी समझ पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो नया BNS आया है उसमें सब कुछ एक जगह बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह ही ना बचे। हाँ, तो ये जो सजा तय करने का पूरा नया सिस्टम है ना, ये असल में दो मजबूत पिलर्स पर टिका है, सेक्शन 44 और सेक्शन 45। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों सेक्शंस आखिर हैं क्या। तो पहला पिलर है सेक्शन 44। ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत की बात करता है। सीधा सा मतलब है, सजा हमेशा जुर्म के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा जुर्म वैसी सजा। अब ये कोई नई बात नहीं है, जज पहले भी इस बात का ध्यान रखते थे, लेकिन फर्क ये है कि अब इसे बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया गया है। और ये सोच आई कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर केस में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। कोर्ट का कहना था कि भाई, सजा इतनी हल्की भी ना हो कि इंसाफ का मजाक बन जाए और ना ही इतनी सख्त कि वो जुल्म लगने लगे। इसी बैलेंस को, इसी संतुलन को अब कानून में जगह दी गई। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पर, सेक्शन 45। ये सेक्शन जजों से कहता है कि सिर्फ ये मत देखिए कि जुर्म क्या हुआ है, बल्कि ये भी देखिए कि वो किन हालातों में हुआ है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये हालात हैं कौन से? तो देखिए, कोर्ट अब दो तरह के फैक्टर्स पर ध्यान देगी। एक होते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, यानी वो बातें जो सजा को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अपराधी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जुर्म बहुत क्रूर तरीके से किया गया। और दूसरे होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जो सजा को कम कर सकते हैं, जैसे ये उसका पहला अपराध है या उसके सुधरने की उम्मीद है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों नियम यानी सेक्शन 44 और 45 अलग अलग काम नहीं करते। ये मिलकर सजा तय करने का एक पूरा बैलेंस्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं। समझते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। तो अब जजों के सामने एक तरह से 3 स्टेप प्रोसेस आ गया है, जिससे फैसला लेना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया है। स्टेप 1, जुर्म कितना संगीन है, पहले ये देखा जाएगा। स्टेप 2, फिर उन हालातों को परखा जाएगा जो सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और फाइनली स्टेप 3, इन दोनों को मिलाकर एक सही और न्यायपूर्ण सजा दी जाएगी। इससे उम्मीद है कि फैसलों में ज्यादा कंसिस्टेंसी और फेयरनेस आएगी। लेकिन हाँ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि 2 + 2 = 4 कर दिया। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन। मतलब जजों को अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करने की आज़ादी तो है, लेकिन अब उन्हें एक कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही वो आज़ादी इस्तेमाल करनी होगी। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस पूरे बदलाव का हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए मतलब क्या है। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी और इंसानियत जैसे जो सिद्धांत थे, उन्हें अब कानून की किताब में सीधी एंट्री मिल गई है। लक्ष्य साफ है, एक ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना जो ज्यादा कंसिस्टेंट हो, ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो और सबके लिए निष्पक्ष हो। मतलब जिन बातों को सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से अपने फैसलों के जरिए कह रहा था, अब वो ऑफिशियल तौर पर कानून का हिस्सा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये नया स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क सच में भारतीय अदालतों में इंसाफ को और ज्यादा पारदर्शी, कंसिस्टेंट और मानवीय बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।